सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हम अपनी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया जी के विषय में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज इसका अंतिम और तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम सामाजिक न्याय की अवधारणा के विषय में जानेंगे कि उनकी सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या थी और क्या वो आज भी प्रासंगिक है, इसको समझेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करो। क्या आपको लगता है कि लोहिया जी की सामाजिक न्याय की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है या नहीं? तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। जो हम जानते हैं, जैसे कि समाजवादी समाज की जो संकल्पना है, उनकी जो समाजवादी समाज की संकल्पना है, उसमें लोहिया जी का मानना था कि भारत में जो व्यापक सामाजिक विषमता है ना, वही भारत के समाज के पतन का मुख्य कारण है। मतलब जो समाज के भीतर हमने रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, इत्यादि के आधार पर बांट रखा है ना लोगों को, भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ मैं, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर बांट रखा है ना लोगों को, यही हमारे समाज के पतन का कारण है, यही जिम्मेदार है। ठीक है, उनकी ऐसी संकल्पना है। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, और वो संघर्ष कैसा करना पड़ेगा? वो संघर्ष समाजवादी संघर्ष तो होगा, लेकिन वो यूरोपीय समाजवाद से भिन्न होगा, यूरोपीय समाजवाद से अलग होगा। ठीक है जी। डॉक्टर लोहिया का राजनीतिक चिंतन उनके समाजवादी दर्शन से उपयुक्त हुआ है। साधारणतः समाजवादी दर्शन का मुख्य आधार आर्थिक तत्व होता है तथा उसके आधार पर समाजवादियों का संपूर्ण सामाजिक विश्लेषण आधारित होता है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार आर्थिक तत्व के साथ साथ परिवर्तनकारी तत्व की दृष्टि से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह सब तत्व मिलकर ही उस समाज की चेतना का निर्माण करते हैं जो सामाजिक परिवर्तन की ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसका परिणाम समाजवादी समाज की स्थापना के रूप में होता है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जो लोहिया जी है ना, उनका जो राजनीतिक चिंतन है वो उनके सामाजिक दर्शन से निकल कर आया है। ठीक है, और वो कहते हैं जो समाज है ना, उसका मूल आधार आर्थिक तत्व होता है। ठीक है, आर्थिक तत्व कैसे होता है हम सभी जानते हैं, वो समानता की बात करते हैं। वो कहते हैं जो जितना भी पैसा है, संपत्ति है, धन है, ठीक है, जो भी मूलभूत आवश्यकताओं वाली चीजें हैं, जो भी संसाधन हैं, वो समाज में आवंटित कर देने चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, समाज में बांट देनी चाहिए, बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। तो वो इस हिसाब से वो कहते हैं कि आर्थिक तत्व है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी आधार पर पूंजीवादी की वो आलोचना भी करते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं जो ये आर्थिक तत्व है, आर्थिक तत्व के आधार पर समाजवादी जो है उनका संपूर्ण सामाजिक विश्लेषण आधारित होता है। संपूर्ण सामाजिक विश्लेषण आधारित से मतलब है एनालाइज होता है, पूरी जो सोसाइटी है वो एनालाइज की जाती है। ठीक है, और वो कहते हैं केवल आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, परिवर्तन के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सिर्फ आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ये सारे के सारे तत्व जो हैं अपने अपने स्थान पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके साथ में वो बोलते हैं कि ये जितने भी तत्व है ना, ये सारे तत्व मिलकर एक ऐसे समाज की चेतना का निर्माण करते हैं जो समाज में परिवर्तन कर कर एक नए रूप का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए, सामाजिक चेतना का यहाँ पर मतलब है, आप जागरूकता समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसी जागरूकता का निर्माण करते हैं, ये सारे तत्व मिलकर ऐसी जागरूकता का निर्माण करते हैं जो समाज में परिवर्तन करती है और ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है जिसका परिणाम एक समाजवादी समाज निकलकर आता है, या एक समाजवादी समाज की संस्थापना निकलकर आती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो देखो, सिंपल सी बात इसमें यह है, जो उनका राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, वो सामाजिक दर्शन से निकल कर आया है और इसका मूल तत्व वो आर्थिक तत्व को मानते हैं।
लेकिन वो कहते हैं सिर्फ आर्थिक तत्व ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो कि एक नए प्रकार की पृष्ठभूमि को तैयार करता है और जिसका परिणाम समाजवादी समाज की स्थापना होता है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट हम शामिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोहिया जी थे वो आर्थिक विषमता को राष्ट्र के लिए खतरा मानते हैं। वो कहते हैं जो आर्थिक विषमता है, मतलब अमीरी, गरीबी और पूंजीवादी व्यवस्था की जैसा हिसाब है ना, ये हमारी समाज के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, वो उसे कैंसर के रूप में मानते हैं। तो देखिए, डॉक्टर लोहिया आर्थिक विषमता को राष्ट्र के लिए कैंसर के समान भयानक मानते थे। आर्थिक विषमता के होते हुए ना तो सामाजिक समानता स्थापित हो सकती है और ना ही सांस्कृतिक। समाजवाद समानता और संपन्नता का प्रतीक है। उसके माध्यम से वे चाहते थे कि जाति, वर्ण, धर्म, वंश, लिंग, संस्कृति, संपत्ति आदि के भेदभाव को खत्म किया जा सके और एक न्यायिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। तो देखिए, यहाँ पे वही बात है जो अभी बताया गया। वो मानते थे जो आर्थिक विषमता है वो राष्ट्र को ख़त्म कर देती है। ठीक है, वो कहते थे कि जो सामाजिक समानता को स्थापित करने का केवल एक ही रूप है वो है समाजवादी। ठीक है, अर्थात प्रजातांत्रिक समाजवाद। ठीक है, वो इसके अलावा वो किसी चीज़ को अच्छा नहीं मानते। और वो कहते हैं अगर हम केवल समाजवाद को रख लें या केवल एक ही किसी व्यवस्था को रख लें, जैसे पूंजीवादी रख लें या समाजवाद रख लें, ठीक है, तो उससे सामाजिक समानता को लाना असंभव है। ठीक है, इसलिए वो प्रजातांत्रिक समाजवाद का संकल्प देते हैं। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाजवाद को प्रोत्साहन करते हैं। साथ में वो बोलते हैं जो सांस्कृतिक समानता है और राजनीतिक समानता है, सांस्कृतिक समानता है, सामाजिक समानता है, उसको बढ़ावा देने का केवल एक ही रूप हो सकता है, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को लाते ही आप कौन सा समाजवाद? प्रजातांत्रिक समाजवाद, पश्चिमी समाजवाद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो वो कहते हैं समाजवाद को लाते ही आप समानता देखेंगे, आप संपन्नता देखेंगे और इसके माध्यम से आपकी ये जितनी भी जाति, धर्म इत्यादि में भेदभाव है उसको समाप्त किया जा सकता है और एक न्यायिक व्यवस्था को बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो प्रजातांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था है उसकी स्थापना के लिए डॉक्टर लोहिया क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि वो कहते हैं कि यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ठीक है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है जी, और जो ये संघर्ष होगा ना, ये संघर्ष पश्चिमी संघर्ष से अलग होगा। ठीक है, मतलब ब्रिटेन के साइड के जो यूरोपीय संघर्ष करते हैं ना, उस संघर्ष से अलग होगा, वो इसको मानते हैं। तो देखो पढ़ते हैं एक बारी। उनके अनुसार आम जनता में क्रांतिकारी भावनाओं को जागृत करना केवल आवश्यक नहीं है अपितु अनिवार्य भी है। सामाजिक बदलाव के प्रति उनके हृदय में एक तड़प उत्पन्न होना जरूरी है, तभी जाकर सामाजिक परिवर्तन हेतु आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है, जिसका परिणाम एक समता आधारित शोषण रहित समाज व्यवस्था की स्थापना होती है। तो देखिए यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि ये जो समाज है ना, उसमें जो जनता है, उस जनता के अंदर क्रांतिकारी भावनाओं को होना बहुत ज़रूरी है। मतलब विरोध करना, गलत चीज़ों के खिलाफ विरोध करना, आवाज़ उठाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है, ये अनिवार्य है, करना ही चाहिए ऐसा। ठीक है, और वो कहते हैं जैसे ही सामाजिक बदलाव के अंदर उनके दिल में ये तड़प उठ जाएगी ना कि हाँ भाई ये गलत है और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपना न्याय चाहिए। ठीक है, ऐसी चीज़ों के ऊपर जैसे ही वो हावी हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके आधार पर समाज में परिवर्तन लाना बहुत अच्छा हो जाएगा और नई पृष्ठभूमि को तैयार किया जाएगा। मतलब नए तरीके के मॉडल को बनाया जा सकता है और वो जो नया तरीके का मॉडल बनेगा ना, वो समाजवादी आधारित होगा। मतलब सब वही प्रजातांत्रिक समाजवाद होगा। प्रजातांत्रिक समाजवाद होने के पश्चात उसके अंदर शोषण खत्म हो जाएंगे, समाज के अंदर से विषमता खत्म हो जाएगी, मतलब जातिवाद इत्यादि को खत्म कर दिया जाएगा और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाएगा, समाजवादी समाज व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है जी,
तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, डॉक्टर लोहिया जाति प्रथा को नष्ट करना चाहते थे तथा समाजवादी समाज की रचना करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर वह आर्थिक दरिद्रता को खत्म कर समाज में व्याप्त अमीर और गरीब के बीच जो खाई उत्पन्न हुई है उसको खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी इसी के कारण समाज में सामाजिक अन्याय की व्यवस्था बढ़ती जा रही है, जो कि एक मूलभूत अन्याय है और सामाजिक व्यवस्था को असंतुलित, अव्यवस्थित और विकृत करने वाला है। उनके मतानुसार यदि आर्थिक अन्याय समाप्त होता है तो अनिवार्य रूप से सामाजिक समानता द्वार खुल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सी बात वही बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जाति प्रथा इत्यादि को ख़त्म करना चाहते थे, ये तो हम जानते ही हैं। दूसरी ओर वो कहते थे कि आर्थिक जो विषमता है, मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है ना, ये समाज को नष्ट करने पर तुली हुई है। ठीक है, वो कहते हैं कि इसको ख़त्म करना चाहिए। जैसे ही हम इन दो चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो अपने आप जो समाज है वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं इसको ख़त्म करने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था है, मतलब जो प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है वो अच्छी है। और वो कहते हैं कि जब ये ख़त्म होगी ना तभी सामाजिक व्यवस्था आ पाएगी। ठीक है, वो इस बात का समर्थन करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो नॉर्मल सी बात बस वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही आप ये अन्याय और जाति प्रथा को ख़त्म करते हैं, अपने आप ही समाज संतुलित हो जाएगा और अपने आप ही सामाजिक समानता आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसीलिए उनका केवल उद्देश्य ये नहीं था कि जाति प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए वो चाहते थे कि ये जो अमीरी गरीबी की खाई है ना, इसको भी नष्ट किया जाए। ठीक है जी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वो चाहते थे कि आर्थिक विषमता और जाति प्रथा इत्यादि को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने भी ये संपत्तिधारी लोगों को विशेष अधिकार मिले थे ना, उसको ख़त्म करने की बात कही। उन्होंने कहा इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। आर्थिक समानता कायम करने की दृष्टि से डॉक्टर लोहिया ने संपत्ति आधारित वर्गों के विशेष अधिकारों की समाप्ति पर बल दिया। उन्होंने छोटे बड़े नौकरशाहों तथा धनी सेठों के खर्चीले जीवन यापन पर रोक लगाई और उनका समर्थन किया तथा आय व्यय की सीमा का अनुपात 1:10 के अनुसार निर्धारित करने पर बल दिया। वे यह सीमा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर लगाने के समर्थक थे। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात ये बताई गई है, जो आर्थिक असमानता है उसको ख़त्म करने के लिए वो कहते हैं जितने भी छोटे बड़े नौकरशाही धनी सेठ वगैरह हैं ना, इनके जीवन यापन में जो तरीका है इनका जीवन जीने का, ठीक है, खर्चीला जीवन जीने का, उसके तौर तरीक़ों में थोड़ा बदलाव किया जाए। ठीक है, और उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। ठीक है, अंकुश का अर्थ है उनके ऊपर निगरानी रखी जाए और उनको ऐसे जीवन यापन करने से रोका जाए। और वो कहते हैं कि जो इनका आय और व्यय का, ठीक है, अनुपात है उसको निर्धारित कर दिया जाए 1:10 पर, मतलब 1:10 पर। ठीक है, वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं। और वो कहते हैं ये जो रेशो लगाया गया है ना, ठीक है, ये जो समय लगाया, ये सीमा लगाई गई है, इस सीमा को चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों पर लागू किया जाए। ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। और वो अंत में कहते हैं कि अगर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना है तो वो बराबरी का संघर्ष करे। ठीक है, और वो कहते हैं उसके लिए बराबरी के संघर्ष के साथ साथ उसे बराबरी की कमाई भी मिले। ठीक है, न्यूनतम आय मिले। और यही एक चीज़ है, ठीक है, यही एक व्यवस्था है जो समाजवादी व्यवस्था को लाकर खड़ा करेगी। ठीक है जी। वो इसको एक बुनियादी शर्त के रूप में देखते हैं और इसकी अनुपस्थिति में हम समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते।
ठीक है, नॉर्मल सी बात वो यही कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसी के बराबर दूसरे व्यक्ति को भी कार्य करना चाहिए। ये नहीं है गरीब जो है वो ज़्यादा श्रम कर रहा है, अमीर जो है वो आराम से बैठा हुआ है, इस चीज़ को गलत मानते हैं। और वो कहते हैं उस व्यक्ति को भी न्यूनतम मतलब कि उतनी ही आय निर्धारित हो जितना वो कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि उसको कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा है, उसको कम पैसे मिल रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति कार्य कम कर रहा है लेकिन उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ ना हो। और ऐसी चीज़ अगर होती है तो वहाँ पर समाजवादी व्यवस्था लाना असंभव है। ठीक है, और वो कहते हैं यदि ऐसी चीज़ आती है तो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हो सकती है, और यह एक बुनियादी शर्त है। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसके साथ ही लोहिया जी जो हैं वो मूल्य या दामबंदी का भी समर्थन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि जो लोग हैं ना जिनके पास उत्पादन है, उत्पादन के साधन है, मतलब मान लीजिए आप कोई उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन का जो साधन है वो अमीर जनता के हाथ में है, ठीक है, अमीर लोगों के हाथ में है, तो उन अमीर लोगों के द्वारा जनता का शोषण ना किया जा सके और उचित मूल्य पर, ठीक है, जनता को अपने जीवन यापन करने के लिए चीज़ें मिल पाएँ। ठीक है, इसका समर्थन करते हैं और इसलिए वो मानते हैं कि इनकी नीति को बदलने के लिए, ठीक है, हमें क्रांति करनी पड़ेगी, सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्रांति करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे क्रांति, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सरकारी लूट है, पूंजीपति हैं, ये अपना मुनाफा कमाने के लिए, और बड़े बड़े किसान जो हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए आम जनता को और गरीब लोगों को ऐसे ही तड़पाते रहेंगे, उनका खून चूसते रहेंगे। ठीक है जी, और इसी आधार पर वो कहते हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए ना हमें बंदूकधारी सेना की तरह, जैसे हमारे पास सेना होती है ना, जिसमें बंदूकें होती हैं, उसी तरीके से अन्य और भू सेना का संगठन करना चाहिए। वो ऐसा मानते हैं, जो कि ना तो कृषि और ना तो आर्थिक विभाग में सहयोगी होगी, मतलब इनमें ना ही वो कृषि में ना ही वो आर्थिक विभाग में, बल्कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी समाजवादी परिवर्तन को लाने में भागीदारी निभाएगी। ठीक है, लाने में मदद करेगी। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर लोहिया जी हैं उनकी जो राजनीति है, ठीक है, वो अनिवार्य रूप से अर्थनीति से जुड़ी हुई है। उनकी अर्थनीति जो है उससे जुड़ी हुई है, अर्थात वो कहते हैं जो राजनीति है ना वो जनता के लिए है, मतलब वो जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, ना कि वो केवल दिखावा करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि लोगों का पेट भरने के लिए ही राजनीति है, मतलब लोगों की समस्याएं सुलझाएं, ठीक है, लोगों का पेट भरें, ठीक है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें। वो एक साधन है राजनीति, जिसके द्वारा ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। और वो कहते हैं जो लोग इसको मानते नहीं है ना, जो लोग कहते हैं लोगों का पेट वेट भरने के लिए नहीं है राजनीति, तो वो कहते हैं वो लोग या तो अज्ञानी हैं, बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, या फिर वो बेईमान व्यक्ति हैं, क्योंकि उनका मानना है राजनीति का अर्थ ही प्रमुख उद्देश्य लोगों का पेट भरना, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना है। ठीक है, और वो कहते हैं राजनीति लोगों को रोटी, जो राजनीति लोगों को रोटी नहीं दे सकती ना, लोगों का पेट नहीं भर सकती, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, वह राजनीति भ्रष्ट है, पापी है, नीच लोगों की राजनीति है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास की चक्रीय व्याख्या। तो देखिए, जो लोहिया जी हैं वो इतिहास के चक्र सिद्धांत के भी समर्थक हैं, उसका भी समर्थन करते हैं, उसको भी मानते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो समय है ना और जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है। ठीक है, एक चक्कर की भांति दोहराता है, एक चक्र की भांति दोहराता है। मतलब जैसे एक राज्य है, पहले उसके अंदर राजतंत्र होता है, फिर कुलीन तंत्र आता है, अंत में प्रजातंत्र आता है। ठीक है, पहले वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा बनता है, फिर वो पूर्ण चरम बिंदु पर आ जाता है। तो वो कहते हैं जब वो चरम बिंदु पर आ जाता है ना, उस चरम बिंदु के बाद, मतलब अपनी सबसे ऊपरी इस चीज़ पर पहुंचने के बाद वो दोबारा से नीचे गिरता है।
ठीक है, मतलब वो पुनः राजतंत्र पे आता है, फिर वो कुलीन तंत्र पे आता है और फिर वो प्रजातंत्र पर आता है। मतलब इतिहास जो दोहराया जाता है, ठीक है, इस चीज़ का वो समर्थन करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का समर्थन हमारे जो अरस्तु जी हैं उन्होंने भी दिया था। ठीक है जी, वो भी इस बात को मानते थे और उन्होंने भी राज्य की विषय चक्रीय सिद्धांत को माना था और उसका एक सिद्धांत दिया था। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।